बाकी के साथी अपना माइक बंद कर ले, म्यूट कर ले। और रंजन जी को मैं दोबारा आमंत्रित करता हूँ, माननीय रंजन कुमार जी झारखंड से। आप आए और अपनी बात को कंटिन्यू रखें। सभी अपने माइक बंद कर लें। अशोक जी जुड़े हुए हैं, पता नहीं कैसे। रंजन जी अपनी बात रखिए। आप कॉल कर देंगे तो सही रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि वो मैं किसी दूसरे घर में। बात हो, जुड़ गए सर। सर सर हाँ। माफी चाहूंगा सर, नेटवर्क की गड़बड़ी था थोड़ा। और जी जी जी। ऐसा है सर, मैं लेटेस्ट अभी पिछले महीना मैं छुट्टी गया था गांव में। तो काफी एक दिन के अंदर मैं तकरीबन 5-10 गांव में गए। और 18 से 25 के बीच जो लड़के थे उनको मैं काफी मोटिवेट किया। और उनको मैं प्रोत्साहन किया कि भाई पढ़ाई लिखाई करो, साथ में थोड़ा सा सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ हम सिखाएंगे आप लोगों को। तो ये सब करने से क्या है कि उन लोग के दिमाग में मतलब हो रहा है कि हम जुड़े। लेकिन सवाल है कि सर अभी फिलहाल व्यवस्था होने की वजह से, नया नया जॉब है, इसकी वजह से हम टाइम टू टाइम नहीं जा पा रहे हैं गांव में, इसलिए परेशानी आ रही है। बाकी मेरा उम्मीद है सर कि आने वाला समय में अपनी फौज खड़ी हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि हम एक छोटा सा प्रखंड लेवल पे, जिला स्तर पे एक ट्रेनिंग सेंटर के भी बातचीत किए हुए हैं अपने समाज के जितने लड़के हैं उनको भर्ती संबंधी लेकर के कुछ कोचिंग चलाने के लिए। तो वो भी एक माध्यम है सर जोड़ने का उनका, ये मेरा समझ है। तो काफ़ी हमारे प्रबुद्ध जन लोग बोले हैं, जैसे राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर वीरेंद्र से हैं, तो वो बोले हैं कि नहीं ट्रेनिंग सेंटर खोलो और अपने समाज के जितने लड़के हैं उनको इसमें थोड़ा ट्रेन करो, पुलिस में भर्ती होने के लिए, सेना में भर्ती होने के लिए, ताकि उनको थोड़ा सा प्रोत्साहित होगा। और साथ साथ में हमारे को ये जुड़ेंगे भी, अपने डीएसएस में आएंगे। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे हम कर रहे हैं सर। और पूरा समय नहीं दे पा रहे हैं कि अभी नया नया जॉब है। और जैसे में स्थायी हो जाएंगे, थोड़ा सा 4-6 महीना जब बीत जाएंगे, जब सेटल हो जाएंगे अच्छी तरह से, तो टाइम टू टाइम जो है हम जाना शुरू करेंगे सर गाँव में। हेलो, हाँ, आवाज आवाज सुनाई दे रहा है सर? आप आ रही है कंटिन्यू सर, रखिए सर, आपकी आपकी आवाज आवाज आ रही है। आ रही है, आ रही है। हम लोग सर क्या है कि प्रयास कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि बहुत सारे अपने परिवार में, जो समाज में बच्चों को साथ बहुत सारे समस्या है, जैसे अर्थव्यवस्था के लेकर के, या बहुत सारे सर जो मतलब नहीं कहा जा सकता है। तो उसको धीरे धीरे हम तो यहाँ तक भी बोले हैं कि भाई अभी अगला अधिवेशन जो है हमारा आगरा आगरा में, उनको मैं बोला हूँ कि यार मैं टिकट आप लोग करा लो, मैं पेमेंट कर दूंगा। अब लेकिन सवाल यह है कि उनको इसमें भी हिचकिचाते हैं गांव के लड़के कि हम वहाँ जाएंगे तो कहाँ रहने की व्यवस्था होगा, और मतलब तरह तरह के बातें आते हैं उनको दिमाग में। तो मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ के जो भी प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे राम प्रसाद बौद्ध साहब, उनके साथ जैसे हम कुछ लड़कों को सेटल करेंगे। और सेटल क्या करना है, अबर मैं फुल कोशिश करूंगा कि मैं सर खुद लेकर के आऊंगा इनको। लड़के धीरे धीरे हम कर रहे हैं अपने, मतलब जितना हो पा रहा है, जितना होना चाहिए नहीं हो पा रहा है, तो बहुत सारे व्यवस्था है। और बाकी मुझे अफसोस आता है कि नहीं कर पा रहा हूँ। हम में जितना भी हैं, एक हमारी बहन शशि भाव जी हैं, बीच बीच में कॉल करते रहते हैं, मुझे बहुत अफसोस आता है कि बताइए कि हम सबसे भी आगे हैं एकदम, मतलब जो बोलते हैं लेडी फर्स्ट। तो जितना वो कर पा रहे हैं हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो ये अफसोस है सर। लेकिन जितना हो रहा है उतना कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है सर, टाइम निकाल के कर रहे हैं। और इसी के साथ सर मैं अपना वाणी को समाप्त करता हूँ। पुनः जय भीम, नमो बुद्धाय सर। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। आप निरंतर प्रयास तो कर रहे हैं, जैसे कि आपकी बात से समझ में आया कि आप बहुत कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नई नई जॉब है तो आपको जॉब के लिए बहुत बहुत बधाई। आप उस पर भी ध्यान दीजिए। बुद्धिज्म का यही है कि अपने परिवार पे, अपनी जॉब पे, और साथ में ही जो काम कर रहे हैं उस पर भी ध्यान करना है। सबको थोड़ा थोड़ा माफी ध्यान चाहूंगा सर, रखना माफी चाहूंगा सर। है। एक्चुअली जी। मैं आर्मी में 17 साल सेवा दिया हूँ सर। 17 साल सेवा दे करके रिटायर्ड होकर के 2020 में रिटायर्ड किया। हाँ हाँ।
तो इसके बाद रीसेटलमेंट जो होता है सर, एक झारखंड सैप होता है, झारखंड पुलिस का लीजिए, झारखंड पुलिस में मैं ज्वाइन किया हूँ रांची में। इससे पहले तो अच्छा। मैं सरायकेला में था, जो बहुत शेड्यूल ट्राइब है। वहाँ पे हम गांव में गए, लेकिन शेड्यूल ट्राइब लोगों को समझाना बहुत मुश्किल हो रहा है सर। झारखंड एक क्या है कि क्या कहिएगा, मतलब आदिवासी स्टेट है। उनको बताना कहना, अभी कहना मुझे इस पे शर्म आ रहा है। वो सुबह से टून हो जाते हैं सर। एक महुआ करके आता है, लिक्वर, हाँ सुबह एक गिलास, हाँ। दोपहर एक गिलास, शाम को एक गिलास, उनको कोई मतलब नहीं है। और यहाँ मिशनरी चलता है, जैसे मिशन स्कूल वगैरह, तो थोड़ा बहुत तो वो लोग जोड़े हुए हैं। तो बहुत ऐसे जो जिला है, अ, उनको कुछ पता ही नहीं है। ये सब चीज कहने से समझ में नहीं आता है, जबकि अपने लोग हैं वो। तो मैं अब जहाँ देखो रहता भाई, हूँ वहाँ धीमे कोशिश धीमे। करता हूँ सर, जा करके उनको मोटिवेट करना। यहाँ भी मैं रांची में निकलता हूँ और अपने दोस्तों को बताते रहता हूँ कि हमारा एक कल्याणकारी है, इसमें आप आइए। और 17 तारीख धीमे को जो धीमे अभी हुआ था सर, मैं धीमे 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 उनको निकालना पड़ेगा। कोशिश करेंगे तो सब कुछ होगा। नहीं, सबका सहयोग मेरा लेके प्रयास है करेंगे। सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आगे ऑन ड्यूटी बढ़ते सर हैं गया था और 17 तारीख को, हाँ, जी 17 तारीख को रांची में सर। तो जी जी। ऑन ड्यूटी, लेकिन बहुत रिक्वेस्ट करके मैं गया था, तो छोड़ा गया था कि जाओ। मैं बोला कि थोड़ा मिल के आता हूँ, एक छोटा सा मीटिंग है 1 घंटे का। लेकिन मैं बिल्कुल शाम को आया, और यहाँ ड्यूटी ऑलरेडी लगा रखे, तो फोन आया कि आपके 6 बजे से ड्यूटी है, आप आ जाइए। तो वहां से मैं भागा भागा। तो सर नौकरी में थोड़ा सा दिक्कत आ रही, लेकिन मैं पार्ट टाइम भी चाहता हूँ जहाँ भी रहूँ। रंजन जी, समय का ध्यान प्रचार रखें प्रसार। प्लीज। सर सर सर, अ, थैंक यू सर। चलिए, धन्यवाद रंजन जी। आपकी राय सुन के और आपकी बाकी की चीजें बात जान के अच्छा लगा। हम आगे बढ़ते हैं, और जो 3 साथी हमारे छूट गए थे, हम उनको 5-5 मिनट के लिए टाइम देंगे सिर्फ, क्योंकि समय की बंदर है। शैलेश बौद्ध जी, छत्तीसगढ़ से। शैलेश बौद्ध, छत्तीसगढ़। शैलेश बौद्ध शायद नहीं जुड़े हुए हैं। अगले साथी को मैं बुलाता हूँ, माननीय प्रदीप कुमार जी, उत्तराखंड। प्रदीप कुमार जी, उत्तराखंड, अपना माइक अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। शायद ये भी नहीं जुड़े हैं। और तीसरे साथी जो छूट गए थे, वो कुलदीप कुमार जी, उत्तर प्रदेश। कुलदीप कुमार, उत्तर प्रदेश। कुलदीप कुमार भी नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और आज की जो मुख्य अतिथि हैं हमारे, माननीय योगेश गौतम साहब, हम उनको आमंत्रित करते हैं कि वो अपने अ, वक्तव्य रखें। माननीय योगेश गौतम साहब। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अ, सर्वप्रथम तथागत बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए, सभी संतों गुरुओं के चरणों में नमन करते हुए, संस्था के संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्मप्रकाश भारती साहब को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। हमारे आचार्य जी, हमारे सभी वरिष्ठ साथी, मैं सभी को अपनी दिल की गहराइयों से जय भीम नमो बुद्धाय प्रेषित करता हूं। और आज जो हमारा इस वेबिनार का सफल संचालन कर रहे हमारे मेरे मित्र माननीय अशोक बौद्ध साहब, आपको भी मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। और मेरे सभी धम्म सेवक संघ के जो आज साथियों ने अपनी बात रखी, जिसमें प्रमुख माननीय प्रफुल्ल कुशवाहा जी हैं, माननीय रोहित बौद्ध जी हैं, माननीय रंजन कुमार जी हैं, आपको तहे दिल से बहुत बहुत जय भीम नमो बुद्धाय। और जिस साथियों के माइक ओपन है, प्लीज अपने माइक बंद कर लीजिए, थोड़ा मीटिंग में डिस्टर्ब होता है, लोगों को समझना चाहिए। तो जो आज का जो विषय है, धम्म सेवक संघ को 2 दिवसीय जो राष्ट्रीय अधिवेशन आगरा में आयोजित करने हेतु जो चर्चा रखी गई है, उसमें हम सभी साथियों ने अपनी अपनी बात रखी। और उसमें अ, आपने तीन साथियों ने, धम्म सेवक संघ के 3 साथियों ने अपनी बात रखी है, जिसमें प्रफुल्ल पटेल जी ने, नमस्ते। जो मध्य प्रदेश से हैं, उन्होंने
कहा है कि मैं अपने साथियों के साथ आगरा में जो भी डेट, अभी डेट जो 18 मार्च की जो पहला रखा गया था, तो मैं समझता हूँ 18 मार्च की ही दूसरी डेट होगी। और बाकी की जो भी निर्णय अभी केंद्रीय कार्यालय हमारे वरिष्ठ साथियों से आएंगे, वो डेट फाइनल होंगी। और उन्होंने जो बात कही थी कि समझाने में असफलता होती है जो, तो मैं यही उन अपने बड़ी साथियों से यही कहना चाहता हूँ कि समझाने में असफलता उस उन्हीं साथियों को होगी जो पहले खुद हमें ये मूवमेंट को, इस कारवा को धम्म सेवक संघ क्यों बनाया, क्या जरूरत थी, क्यों काम कर रहे हैं। तो पहले प्रफुल्ल जी, आप पहले ढंग से और अच्छे तरीके से खुद समझें, क्योंकि कोई भी काम जब तक हम खुद समझेंगे नहीं तो आगे हम समझाने में असफल रहते हैं। और कभी भी ये मूवमेंट बहुजन विचारधारा का काम है, हमें लड़ाई झगड़ाई से नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने कभी भी लाठी डंडे नहीं चलाए। उन्होंने अपना दिमाग चलाया और उससे उन्होंने अ, विजय प्राप्त की, अपनी कलम चलाई। कुछ साथियों ने अपने खून पसीने से सींचते हुए और अपनी बात रखते हुए हमें आज यहाँ तक पहुंचाया है। तो हमें उस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि लड़ाई लड़ाई करने के लिए तो और साथी हैं जो करते रहेंगे। और रोहित बॉस जी ने बहुत अच्छी बात कही कि 100, उन्होंने एक टारगेट लिया, मैं कम से कम 100 सदस्य लेके आऊंगा, वॉलेंटियर लेके आऊंगा। तो बहुत बहुत खुशी की बात है। और मानी रंजन जी हैं जो अपने अभी फोर्स के कार्य में व्यस्त रहते भी हैं, लेकिन जितना भी हो सकता है उनसे मेरी बात भी होती रहती है कि वो कह रहे सर जितना हो सकता है हम करते हैं, और करना भी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है घर बैठ जाओ, जितना कर पाओ उतना करो। और मीटिंग ऑनलाइन जुड़ते रहो, सीखते रहो और लोगों को सिखाते रहो। तो यहाँ जो आगरा में जो दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन धम्म सेवक का है, उसमें हमें जो पहले जो हम कर चुके हैं, फर्स्ट जो कर चुके हैं, तो उसमें कुछ केंद्रीय कार्यालय की तरफ से और लगभग सभी सीनियर साथियों को विधिवत पता है कि उन्हें प्रॉब्लम हुई सी, क्योंकि उस समय स्टार्टिंग थी और पहला अधिवेशन था जिसमें ड्रेस, बैच और कैप, ये सब चीज़ों को लेकर थोड़ा सा उथल पुथल हो गई थी। तो माननीय संस्थापक अध्यक्ष जी ने आदेश दिया था कि अभी आप सभी लोग ड्रेस है, जो भी कैप है, बैच है, इनको दे दीजिए। तो उसमें थोड़ा सा हम सभी को पता है कि उसमें जिन साथियों को अपने इन कैब का, ड्रेस का जो पैसा था, जो बकाया था, वो नहीं दे पाए। तो हमें जो मेन प्रॉब्लम है उस पर बड़ा ध्यान देना है कि जो भी साथी आएंगे तो आप पहले ही, आप जो धम्म सेवक की ड्रेस है, कैप है, ये सब चीज़ें पहले मंगा लें, क्योंकि मार्च के महीने में मैं समझता हूँ होगा 18 मार्च को। तो उससे पहले ये तैयारी कर लें। और ये हमारे सीनियर साथियों को थोड़ा सा इस पे समझना होगा कि मार्च के महीने में थोड़ा सा, क्योंकि हर साल लगभग होते हैं कि मार्च के महीने में एग्जाम भी होते हैं बच्चों के, जो हम युवा साथियों के बारे में सोचते हैं। तो उसमें थोड़ा सा ये देखने को मिलता है कि कुछ मार्च के एग्जाम होने पे पहले भी यही हुआ था, तो उसमें प्रॉब्लम आती है। और ये मुझे लग रहा है हर साल जब मार्च के महीने में होगा तो प्रॉब्लम हमें हर साल फेस करनी पड़ेंगी। और इस साल मार्च अप्रैल में सभी साथी बड़े बखूबी पता है कि चुनाव का भी अ, होने जा रहे हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा हमें थोड़ा ध्यान देना होगा। बाकी की जो भी आदेश हमारे सीनियर अध्यक्ष, कार्यवाहक अध्यक्ष और हमारे आचार्य जी का जो भी आदेश रहेंगे, सीनियर साथियों को रहेंगे, हमें बखूबी मानना है। और हमें बहुत से साथियों के बीच में यही बात आती है कि अभी दिल्ली का प्रोग्राम खत्म हुआ है, फिर अभी मार्च के महीने में धम्म सेवक का आ गया, फिर हमारा अक्टूबर में अ, हमारा अधिवेशन आरबीएम का आ जाता है। तो ये बार बार होता है बहुत से साथियों के मन में, मैं समझता हूँ बहुत सारी बातें आती है। जब हम लोग भी इस धम्म कारवां में नए नए थे तो हमारे भी मन में यही बातें आती थी, और नौजवानों के मन में तो ज्यादा बातें आएंगी, क्योंकि उन्हें ये कारवां भी पता भी नहीं है।
हमको भी अभी ढंग से नहीं पता है, लेकिन फिर भी हमारे मन में या हम नौजवान साथियों के मन में ये बातें आएंगी कि अभी तो हम लास्ट में 26 नवंबर का कार्यक्रम दिल्ली में किया था, फिर मार्च की तैयारी करनी है, फिर अक्टूबर में। तो उस बीच में जो सवाल जो होते हैं, मैं आशा करता हूँ आज की हमारे अध्यक्षता कर रहे माननीय बादल सिंह बोस साहब इसका थोड़ा सा सभी को आंसर देंगे। और एक मैं उदाहरण से इस आंसर की ओर थोड़ा सा मैं ध्यान आकर्षित करूंगा कि हमें बार बार क्यों जुड़ना है, क्यों अधिवेशन हमें लेने चाहिए, क्यों हमें प्रशिक्षण बार बार लेना चाहिए। तो मैं एक उदाहरण के रूप में आपके सामने एक सांपों की सभा जो पाताल लोक में हो रही थी, तो उसका विषय रखा गया था कि लोकतंत्र को खत्म करने का तरीका। तो जिसमें सांप और चूहे की कहानी है, तो मैं आपके सामने रख रहा हूं। सांप ने चूहे से कहा, तुम में जहर नहीं है, इसलिए तुम कमजोर हो। जिसके अंदर जहर होता है, दुनिया उसकी इज्जत करती है, उसका सिक्का चलता है, उसकी बातें मानते हैं, उस कौम की भी बातें मानी जाती हैं। और आज वो दौर है जहां तुम्हारा जहर है, जहर जहर ही तुम्हारे लिए अमृत है। चूहा सांप की बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। सांप ने आगे कहा, जब तुम्हारे पास जहर होगा तभी लोग तुमसे डरेंगे। चूहे का चूहे का सांप की बात पसंद आने लगी। उसने पूछा, फिर मुझे क्या करना चाहिए? सांप ने कहा, सीधी सी बात है, तुम्हें अपने अंदर जहर पैदा करना है, तुम्हें अपने अंदर जहर पैदा करना चाहिए। चूहे अपने मन में सोच रहा था, इससे समाधान मिल जाएगा और लोग मेरी इज्जत करने करने लगेंगे, ये सब अपने ताकत मिल जाएगी, ये सब सोच रहा था। उसी उम्मीद से चूहा बोला, वह सब तो ठीक है, लेकिन अपने अंदर जहर मैं कैसे पैदा करूं? क्योंकि चूहा है, चूहे के अंदर जहर हो ही नहीं सकता। तो सांप ने मदद की पेशकश करते हुए कहा, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, तुम मुझसे जहर ले सकते हो। चूहे के जिस्म खुशी की सरसराहट दौड़ गई। ताकत की चाह में उसने फौरन हामी भर दी। दोनों पक्षों की आम सहमति से सांप ने मुस्कुराते हुए अपना जहर चूहे में उतार दिया। रगों में लहू के साथ जहर मिलते ही चूहे का बदन नीला पड़ गया। चूहा हमेशा के लिए शांत हो गया। चूहे की डेड बॉडी लेकर सांप अपनों की सभा में पाताल लोक पहुंचा। वहां उसका अभूतपूर्व स्वागत हुआ। चूहे की डेड बॉडी देखकर सभी सांप जोश में फुफकारते हुए फुस फुस करने लगे, के नारे लगाने लगे। विजयी सांप बोला, दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों। सांप उसे गौर से सुनने लगे, जो दूसरे सांप थे उसे गौर से सुनने लगे। वहां एकदम शांति छा गई। दोस्तों, जैसा मैंने आपसे कहा था वो मैंने कर दिखाया है, रिजल्ट आपके सामने है। सांपों ने चूहे की डेड बॉडी देखकर गर्दन हिलाई और उसका समर्थन किया। विजयी सांप बोला, हम पहले से ही बहुत बदनाम हैं, हमें और बदनाम नहीं होना है। साथियों, ये काम मैंने कितने लोकतांत्रिक ढंग से किया। ये विजयी साहब बोला कि साथियों, ये काम मैंने कितने लोकतांत्रिक ढंग से किया। हमने कोई हिंसा नहीं की, ना ही हमारे ऊपर कोई इल्जाम लगाएगा। इस चूहे ने मुझसे खुद जहर मांगा। यह कहते ही सांपों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और सभी आपस में एक दूसरे की तरफ देखकर समर्थन करने लगे और पूरी सभा में खुशी की चिंगारी दौड़ पड़ी। विजयी सांप ने गर्व से आगे बोलना शुरू किया, साथियों, पहले आप लोगों के दिलों में जहर भरी है, लोगों के जहन जहन में वह खुद ब खुद आ जाएगा और लोग उसे अपनी रगों में उतारने के लिए बेचैन हो जाएंगे। हमें सपने व भय हमें सपने और भय दोनों साथ साथ दिखाने होंगे। उसके बाद उसने चूहे की डेड बॉडी पर नजर मारी और फिर बोला, देखिए कैसे ये हमारे रंग में रंगने के लिए तैयार हो गया। बाकी सांप रोमांचित अवस्था में
चूहे के नीले बदन को देखने लगे। विजयी सांप आगे बोला, जहर भरिए, खूब भरिए, मगर उपदेश की शक्ल में। आप देखेंगी कि उपदेश स्वतः उन्माद में बदलता जाएगा। क्या समझे? तब एक जो वहां एक बूढ़ा था सांपों की सभा में, एक बूढ़ा सांप जिसने अपनी जवानी में लोकतंत्र के कुछ बेहतरीन दिन और कुछ बेहतरीन लोकतांत्रिक नेताओं को देखा था, दबे स्वर में बोला, समझ गया, हमें लोकतंत्र को लोकतांत्रिक ढंग से खत्म करना है। विजयी साहब गर्व से बोला, बिल्कुल सही समझे आप, बस हमें वर्चस्व को उत्कर्ष की शक्ल में बेचना होगा। पल भर में सभा जोशीले नारों से गूंज उठी। सांपों ने मिलकर विजयी सांप को एक मत से अपना नेता चुन लिया। नए नवेले नेता ने अपनी जुबान से 2 बूंद जहर टपकाते हुए कहा, आइए हम लोग अपना राष्ट्रगान शुरू करते हैं। सभी सांप एक स्वर में गाने लगे, लोकतंत्र खुद को ढसवा कर हमको दूध पिलाता है, जो जितना जहरीला है वह उतना पूजा जाता है। चूहे की डेड बॉडी पास में ही पड़ी थी। सांपों को उम्मीद थी कि डेड बॉडी की आमद निरंतर बनी रहेगी। तो यह कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश मात्र है कि इतनी मुसीबतें और कुर्बानियों से जो हमें स्वतंत्रता मिली है, जो हमें आजादी मिली है, वह कैसे वर्तमान परिस्थितियां ऐसे झुक रही हैं, ऐसे बनाई जा रही हैं, कैसे हमारी आजादी को धीरे धीरे तिल तिल कर छीन लिया जा रहा है। और आप लोग सभी भली भांति जानते हैं, यहाँ सांप और चूहे आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हो कि सांप कौन है और चूहा कौन है। इस बहुजन समाज इतनी बड़ी संख्या होते हुए भी आज हम सभी जगह पर मात्र चूहे मात्र ही दिखाई देते हैं। हमारी जो आज की काम जो चल रहे हैं, हमारे जो चूहे का जो संख्या दर्शाई गई है वो छोटे से स्तर पर दर्शाई गई है। हर जगह पर हमें हमारी स्थिति क्या है ये सब अच्छी तरीके से जानते हैं। अ, अगर हम यहाँ पर अगर धम्म सेवक संघ के अधिवेशन की बात कर रहे हैं, तो मैं सभी धम्म सेवक संघ के नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ, अगर हम निरंतर प्रशिक्षण से गुजरते रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप आपके सामने कितना भी जहरीला सांप या नाग आ जाए, उसका मुकाबला करने में आप सक्षम होंगे। तो वर्तमान में आज देख ही रहे होंगे कैसा एजेंडा सेट किया जा रहा है। 1 मिनट चुप हो जाओ बेटा। वर्तमान हम देख ही रहे हैं कैसा हमारे सामने एजेंडा सेट हो रहा है। जो कल का प्रोग्राम होने जा रहा है, वैसा सभी लोग जान रहे हैं कि हमारे पैसों से, हमारे वोटों से, हमारे ही लोगों के द्वारा जो सरकारें बन रही हैं, वो कैसे हमें जैसे चूहों ने सांप को डसा था, सॉरी सांप ने चूहे को डसा था, हम खुद ही उनके आगे चले जाते हैं और वो डस लेते हैं। तो मैं इतनी सी बात कहकर, जिस कौम के नौजवान साथी अगर संघर्ष नहीं करते हैं, तो मैं 5 मिनट समझता योगेश, हूँ 5 मिनट बचे हुए हैं। उस कौम की अ, इस हम्म। कौम की ना आज़ादी ज्यादा दिनों तक नहीं रह शराब सकती। सब लोग लो। हमें अपने हाँ, नौजवान पर साथियों को, रेडर मेरे भी- वरिष्ठ साथियों से विनम्र अनुरोध है कि धम्म सेवक संघ के साथियों को इनको एक सच्ची भी अ, अभी भी इक्वली जैसे मत प्रशिक्षण था, लेकिन इनके लिए 8-10 दिन मतलब 1-2 दिन के लिए प्रशिक्षण, या 2 से 5 दिन, या जो भी आप सहमति, हम सब लोग चाहते हैं कि हमारा प्रशिक्षण हो और उसके माध्यम से हम आगे अपनी राह प्रशस्त करें। चूंकि मुझे अभी हमारे अध्यक्ष जी को भी सुनना है, तो मैं अपनी यही बात रखता हूं। और जो हमारा आगामी मार्च का अधिवेशन है, सेकंड अधिवेशन है धम्म सेवक संघ का, माइक जैसे बंद हो भी गया आपका, हमें माइक। आदेश होगा। हाँ, एक फोन आ गया था। जैसे भी हमें आदेश होगा तो मैं सभी साथियों से पर्सनल भी बात करूंगा और उनको मोटिवेट करूंगा
इन्हीं बातों से मैं अपनी बात रखता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, सभी का आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जो कहानी, जो आपने स्टोरी बताई, वो बहुत ही प्रेरणादायक है और आज के समय पे वो दिख भी रही है, ऐसा ही हो रहा है। विलंब नहीं करते हैं और आज की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय बादल सिंह बोस साहब, कार्यवाहक अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष को हम आमंत्रित करते हैं कि वो अध्यक्ष उद्बोधन रखेंगे। माननीय बादल सिंह बोस साहब। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संचालक जी, करुणा के महासागर तथागत गौतम बुद्ध, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, शिक्षा के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले, भागीदारी व्यवस्था के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, वेलफेयर स्टेट के जनक और हमारे संस्थापक माननीय भारती साहब आचार्य जी, आज के उपस्थित समस्त साथीगण, आदरणीय जन, सबको सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का विषय है कि 2 दिवसीय हमारा जो अधिवेशन धर्म सेवक संघ का दूसरी बार आगरा में होने जा रहा है। प्रथम सम्मेलन में धर्म सेवक संघ की सपोर्टिंग के लिए सभी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथियों ने बढ़ चढ़ कर सहयोग किया था। विपरीत मौसम के होते हुए भी पूरे भारतवर्ष से धर्म सेवक संघ का अनुशासन और कार्य व्यवहार आगरा में देखने को मिला था। उससे भी बेहतर तरीके से दूसरी बार आयोजित होगा और इस कार्यक्रम को देखने के लिए हमारे एक स्पेशल गेस्ट जो लंदन से आने वाले हैं, वो भी कन्फर्म है आने के लिए। कल मेरी बात हुई थी और साहब से पहले ही उनकी बात हो चुकी है। तो इसकी तैयारी करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बात है जो मैं सुझाव के रूप में रखूंगा धम्म सेवक संघ के साथियों के लिए। वो इस प्रकार से हैं, जैसे प्रफुल्ल कुशवाहा जी ने कहा था कि हमें काम करने में कठिनाई होती है, लोग हमारी बात को मानते नहीं। इसमें महत्वपूर्ण 3 बिंदु हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं चाहे तो। एक होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अनकहा संचार। अगर आपकी कार्य शैली अच्छी होगी, आपकी आचरण और लोगों से व्यवहार मित्रता जैसे होंगे, तो आप बगैर कहे हुए नॉन वर्बली रूप से कम्युनिकेशन को कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये पहला नियम है। दूसरा है आपकी आवाज का लहजा, टोन ऑफ वॉइस। आप जब भी कोई बात रखते हैं तो समाज के सभी साथी समझ जाते हैं कि इसकी बातों में कितना दम है। टोन ऑफ वॉइस। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो फर्स्ट स्किल है, ये 55% काम करती है किसी भी कार्यकर्ता के कार्य करने के लिए, और टोन ऑफ वॉइस 38% काम करती है। आखिरी का जो तीसरा बिंदु है वो ये है कंटेंट। कंटेंट ये है, मात्र इसका प्रतिशत 7 है। अगर आप कंटेंट को ही प्रबल मान के आगे चलेंगे तो 55% और 38% आप असफल ही होंगे, क्योंकि हम कंटेंट को आगे रखते हैं। हमको कंटेंट को आगे नहीं रखना, हमको सबसे पहले आचरण के रूप में प्रस्तुत होना है। ये आपको लंबे समय तक काम देगा धर्म सेवक संघ के साथियों। बाबा साहब ने बताया था कि मैं समाज के युवाओं से 3 बातें कहना चाहता हूँ। नंबर 1 तो है बुद्धि से काम करेंगे। नंबर 2 शिक्षा में सबसे ऊपर जाएंगे।
और बुद्धि और शिक्षा में सबसे ऊपर जाकर लगातार समाज को वर्ग संघर्ष के लिए तैयार करके समाज की सेवा करे। तो समाज की सेवा करने के लिए ये 3 नियम जो मैंने बताए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नॉन वर्बली कम्युनिकेशन, टोन ऑफ वॉइस और कंटेंट। मैक्सिमम स्पीक मैक्सिमम को रखने के लिए इसको दूसरे तरीके से रखना पड़ता है। स्पीक मिनिमम, एक्सप्लेन मैक्सिमम। कम समय में ज्यादा बताना। पर आपके पास आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके बात करने का तरीका रेस्पेक्टेड होना चाहिए, बड़ों के प्रति, छोटों के प्रति और सम उम्र के लोगों के प्रति। ये महत्वपूर्ण काम करते हैं। धम्म सेवक संघ के लिए ये बहुत जरूरी है। ये बातें मानव कांशीराम साहब बताते थे कि व्यक्ति की पहचान 3 बिंदुओं से होती है, थॉट, स्पीच और एक्शन। तो इन 3 बिंदुओं के आधार पर, मानव कांशीराम साहब की बात के आधार पर धम्म सेवक संघ को ये 6 ही बिंदु बहुत कुछ काम कर सकते हैं अगर तरीके से इसको अपनाया जाए। मानव साहब के 3 बिंदु और रोल ऑफ स्पीकिंग के ये 3 बिंदु जो मैंने बताया, नॉन वर्बली कम्युनिकेशन, टोन ऑफ वॉइस और कंटेंट। इसके आधार पर हमें आगे और क्या करना है? सही लोगों से मिलें, सही लोगों से सलाह लें और सही लोगों का ही अनुसरण करें। हम प्रतिभा काफी कुछ हद तक सही होती है, लेकिन पूर्ण रूपेण से प्रतिभा काम नहीं करती अगर ये 3 कंटेंट ना हो। आपको अनुशासन की जरूरत है, आपको समर्पण की जरूरत है, आपको चरित्र की जरूरत है। अधिकतर लोग प्रतिभा की कमी के कारण नहीं, बल्कि चरित्र की कमी के कारण असफल हुए हैं। जैसे बाबा साहब ने कहा कि मेरा जीवन संघर्ष ही मेरा अंतिम संदेश है मेरे समाज के और मेरे अनुयायियों के लिए। मैंने अपना पूरा जीवन इतनी पवित्रता से जिया, इतनी पवित्रता से जिया कि विरोधी लोग भी मैग्नीफाई ग्लास से मेरे में कोई त्रुटि नहीं ढूंढ पाए। ये बहुत बड़ा संदेश था बाबा साहब का। यही था कि चरित्र की कमी के कारण बहुत से लोग असफल हुए हैं। तो युवाओं के लिए समाज में स्थापित होने के लिए ये बहुत जरूरी है। और आपके पिछले 5 साल जो बैकअप के हैं, 20 से 25 वर्ष की उम्र के, वो महत्वपूर्ण काम करते हैं। वो कौन से काम करते हैं? जिन लोगों से आप मिलते हैं और जो किताबें आप पढ़ते हैं, उन लोगों को छोड़ दो और उन किताबों को छोड़ दो, और जो 5 साल आप उनके साथ रहे, उसी प्रकार का आपका निर्माण हो जाएगा जो आपने किताबें पढ़ी और जिस प्रकार के लोगों की आप संगत में रहे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण समय है जो धम्म सेवक संघ के साथियों के लिए है। 5 साल में आपने कौन सी किताबें पढ़ी, कैसे लोगों से मिले, बस भाई आप बन जाओ, वही बन चुके हो। मतलब लूज है काफी, तो आपके लिए लूज ही होगा ये। व्यक्ति के जीवन में 85% सफलता, 84.5%, और खुशी आपके व्यक्तित्व और व्यावसायिक गतिविधियों में विकसित होने वाले रिश्तों की गुणवत्ता में निर्धारित होती है कि आप कौन कौन से रिश्तों में क्या गुणवत्ता लाए। आप जितने अधिक लोगों को जानेंगे, आप उतने ही अधिक सफल होंगे और उतनी ही तेजी से आप आगे बढ़ते रहेंगे। आपकी बात कौन नहीं मान रहा, कौन मानता है, इन बातों की चिंता करते हुए आपको प्रतिदिन समाज के साथियों से, वरिष्ठ साथियों से कनेक्टेड होना है। हर मोड़ पर हमारा समाज और हमारे साथी खड़े हैं। बहुत से साथी आपके सफलता के लिए आपका मार्गदर्शन करेंगे और बहुत से साथी आपके मार्ग को रोकने के लिए आपके मार्ग में बाधा भी डालेंगे। तो आपको घबराना नहीं है। आपके जीवन में लगभग सफलता पाने के लिए आपको ये आदत बनाना है कि बस लोगों से मिलना ही मिलना है।
टीम वर्क का दूसरा हिस्सा आता है इसी में। तथागत कहते थे कि मैं हमेशा एक ही बात की अनुशंसा क्यों करता हूं कि मित्रता विकसित करने के लिए काम कर रहे हैं। इसके 3 प्रभाव हैं। मित्रता प्रभाव की नींव है। आपको कोई कार्य करना है तो आपके प्रभावशाली व्यक्तित्व में आपके मित्र आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। दूसरा है मित्रता सफलता की रूपरेखा है। बहुत से लोग बगैर कौशल के दीर्घकालिक